अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में फ्लाई बॉय हाई एक नई स्टोरी लेके आपकी खिदमत में पेश हो रहा है। तो नाजरीन, आज का व्लॉग हमारा क्रैश से रिलेटेड है। जिस तरह आपने मेरे पुराने स्टोरीज़ और पुराने व्लॉग को आपने इतने कमेंट्स दिए, इतना ज़्यादा उसको लाइक्स करते हैं, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी एयर क्रैश से रिलेटेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें हम दो स्टोरी शेयर करेंगे। एक हमारा जहाज़ ATR जो गिलगित से इस्लामाबाद आ रहा था वो क्रैश हुआ, और दूसरी हमारा एयरक्राफ्ट A320 जो लाहौर से कराची जा रहा था और वो कराची की शहरी आबादी के ऊपर गिरा और क्रैश हुआ। बहुत सारी कीमती जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। बट इसके पीछे हमें मालूम करना चाहिए कि क्या रीज़न्स थे, ये जहाज़ क्यों क्रैश होते हैं, पूरी दुनिया में क्रैश होते हैं। और कुछ ना कुछ तो ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इतने बड़े एयर एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने बड़े क्रैश होते हैं और बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो नाजरीन, हमारा व्लॉग अभी थोड़ी देर के बाद प्रॉपरली शुरू होगा, तो मुझे अभी थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें। मलिक मुजाहिद अली फ्लाई बॉय हाई आपकी खिदमत में थोड़ी देर के बाद हाज़िर होते हैं अपनी नई स्टोरी लेके एयर क्रैश। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पुराने व्लॉग्स को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब्स, लाइक्स और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि मैं आने वाले व्लॉग्स आपके लिए और अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग बना के पेश करूँगा। नाज़रीन, आज की हमारी जो स्टोरी है ये है एयरप्लेन क्रैश से रिलेटेड, कि जहाज़ क्यों क्रैश होते हैं, कि पीछे क्या रीज़न्स होते हैं। तो नाजरीन, ये आज की हमारी स्टोरी चैप्टर नंबर 1 एंड स्टोरी नंबर 9, व्हाट कॉजेज द प्लेन क्रैश। नाजरीन, इसमें बेसिक जो वजूहात हैं वो बड़ी मेजर इंपॉर्टेंस वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जहाज़ क्रैश होते हैं। मीन्स के नंबर 1 इसमें वेदर है, नंबर 2 इसमें जहाज़ की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 3 फायर है, नंबर 4 इसमें ह्यूमन एरर है, और नंबर 5 वेदर है। ये सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जहाज़ को क्रैश होते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ह्यूमन एरर है, इंसान की अपनी गलती। अदरवाइज़ जहाज़ तो बड़ा फर्स्ट क्लास होता है। हाँ, उसमें अल्लाह की तरफ से अगर कोई वेदर इतना ख़राब हो जाए तो वो जहाज़ की क्रैश का रीज़न बनता है, या उसमें इंसान की अपनी गलती की वजह से कोई अंदर स्मोकिंग कर रहा हो, उसकी वजह से डस्टबिन में आग लग जाए तो वो फायर बढ़ जाए तो वो जहाज़ के हादसे का बायस बनती है। या फिर कोई जहाज़ का टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए जो ड्यूरिंग फ्लाइट उसमें आ जाए, एरर आ जाए, तो जहाज़ का क्रैश होना बनता है। अलबत्ता मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ह्यूमन एरर। एक और चीज़ मैं मिस कर गया, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जोज़ है। मोस्टली हादसात, एक्सीडेंट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से, उनकी मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये हादसे होते हैं। ह्यूमन एरर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपनी गलती करता है। कोई ऐसा पॉइंट होता है, कोई ऐसी छोटी चीज़ होती है जिसको इग्नोर करता है, तो वो जहाज़ है, वो बाइक या कार तो है नहीं कि हादसा होगा तो आपकी बचत हो जाएगी। आप एयर में, हादसा हुआ तो फिर सब कुछ बूम तबाह, हर चीज़ ख़त्म। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, इसमें मेरी नज़र में जब आप जहाज़ को लेके जाते हैं किसी भी डेस्टिनेशन, तो उसके प्रॉपरली चेक्स होते हैं, हर तरीके से वो उसको परफेक्ट किया जाता है, तब वो फ्लाइंग के लिए तैयार होता है। लेकिन क्या है कि हादसे के दौरान तो आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। आप एयर में होते हैं, आपकी पूरी कोशिश होती है हम किसी न किसी तरीके से उस एयरक्राफ्ट को, उस पैसेंजर्स को सेफ करें, लेकिन इतना ईजी नहीं है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में किसी दौर में एयरलाइंस में स्मोकिंग अलाउ थी, तो लोग क्या करते थे कि जहाज़ के अंदर स्मोक करते थे, उसकी वजह से हादसा पेश आते थे। फिर पूरी दुनिया ने एयरलाइन से स्मोकिंग को बंद कर दिया, बैन कर दिया। तो अभी भी चोरी छुपे लोग जहाज़ के अंदर जाते हैं, टॉयलेट में बैठ के स्मोक करते हैं। वो होता क्या है कि टॉयलेट में जो बिन होती है उसके अंदर पेपर टॉवल्स पड़े होते हैं, तो जब आप स्मोकिंग करके ख़त्म करते हैं सिगरेट को, तो आप समझते हैं कि उसको हमने बंद कर दिया, बुझा दिया। लेकिन सम टाइम आप उसको बिन में फेंक देते हैं तो वो फायर उसमें हो जाती है। जब फायर होती है तो सम टाइम तो जहाज़ का जो मटेरियल है वो इतना सेंसिटिव बना होता है कि फायर उसको बड़ी जल्दी कैच करती है, और वो अगर तो आप उस फायर को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर तो आपकी बचत है।
اور اگر آپ جہاز کے فائر کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے حادثے کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک اور آپ کو چیز بتاؤں ویری امپورٹنٹ، جہاز میں جو فائر ہے آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 90 سیکنڈز آپ کو درکار ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا ایویشن کا ایک کلیہ ہے کہ آپ نے جہاز کے فائر کو 90 سیکنڈز میں کنٹرول کرنا ہے، ادروائز پھر جہاز آپ کی کنٹرول سے فائر دور ہو جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے، پھر آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور پھر آ جاتا ہے اس کا ٹیکنیکل پرابلم۔ جہاز میں موسٹلی ڈیورنگ فلائٹس ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتے ہیں، مشین ہے کبھی بھی اس کو ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے ریڈار میں پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے ونگز میں پرابلم ہو جائے، کچھ بھی ایسی شارٹ سرکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش تو کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی، لیکن کتنا شارٹ سرکٹس جا کے آپ دیکھتے ہیں، فلائٹ انجینئرز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حادثہ جب ہونا ہوتا ہے تو وہ ایک کوئی نہ کوئی کاز یا کوئی نہ کوئی ریزن بنتا ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کا آ جاتا ہے ویدر۔ یہ بہت لیٹسٹ ایئر کرافٹ آئے ہیں جن میں ویدرز کا آپ کو پہلے سے پتہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ناظرین آپ قدرت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ ویدر سم ٹائم اتنا سویر قسم کا، اتنا خطرناک ویدر، رین اتنی تیز، وہ ایسی رین جیسے زبردست قسم کی ونڈز چلتی ہیں کہ آپ کو حادثے کا باعث بنا دیتی ہیں۔ پھر ATC بھی میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ATC کی نااہلی کی وجہ سے جب ایئر کرافٹ آ رہے ہیں ان کی ایٹیچیوڈ، ان کی سپیڈ، ان کی ہائٹ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، معلوم نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ ایک حادثے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں نا یہ میجر ایررز ہیں جن کی وجہ سے یہ حادثے پیش آتے ہیں، اور اگر انسان ان سب چیزوں کو کنٹرول کرے تو حادثہ ہی کیوں ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا ناظرین، ہمارا ایک جہاز تھا ATR، یہ ہمارے ایک بڑے خوبصورت کیپٹن تھے، اسلام آباد سے گلگت کے لیے فلائٹ لے کے گئے اور پھر گلگت سے اسلام آباد کے لیے واپسی ان کی تھی۔ ان میں صالح جنجوعہ ان کے کیپٹن تھے اور احمد جنجوعہ ان کے کو پائلٹ تھے۔ یہ ناظرین PK661 ATR کی فلائٹ تھی جو گلگت سے اسلام آباد کے لیے آ رہی۔ اس میں ایک ہمارے بڑے فیمس سنگر تھے جنید جمشید، اپنی بیگم کے ساتھ تھے، اور آلموسٹ کوئی 47 کے قریب پیسنجرز تھے، اور یہ فلائٹ ATR کی جب وہاں سے ٹیک آف کی تو بالکل ٹھیک تھی۔ یہ جناب جب فلائٹ حویلیہ سے کچھ دیر پہلے اس نے ATC سے رابطہ کیا تھا اور اس نے اپنے انجنز کا پرابلم شو کیا تھا کہ میرے انجنز بند ہو گئے ہیں۔ پہلے اس کا لیفٹ انجن بند ہوا، پھر اس کا رائٹ انجن بند ہوا، لیکن یہ ATR تھا، ایک گلائڈ بھی کر سکتا تھا، لیکن حادثہ لکھا ہوا تھا کیسے۔ ناظرین یہ ایک بدترین حادثہ تھا جس میں ہمارے 47 کے قریب پیسنجرز، کیپٹن، فرسٹ آفیسر سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین اس جہاز کا ایک پرابلم تھا کہ اس کے انجنز روٹیٹ کر دیتے تھے، بیکورڈ مار جاتے تھے۔ یہ فرانس تلوس سے ہم نے یہ جہاز لیے تھے اور یہ ہمارے پاس غالباً کوئی 7 کے قریب ATR جہاز تھا۔ میں نے خود اس جہاز پہ بڑا فلائی کیا، لیکن الحمدللہ جب تک ہم نے فلائی کیا تب تک تو ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن سننے میں آیا تھا کہ جہاز کے جو پروپائلر تھے، یہ پروپائلر ایئر کرافٹ تھا، اس کے 2 پروپائلر تھے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ جن کو ہم پنکھے بولتے ہیں، ایک پروپائلر میں یہ 6 بلیڈز ہوتے ہیں، اور یہ بڑا زبردست بڑا سیف جہاز تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ حادثہ ہو گیا اور سارے کے سارے پیسنجرز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب سننے میں یہ آیا تھا کہ اس کا جو پروپائلر تھا وہ ویدری جب یہ گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ سم ٹائم اس میں پرابلم آیا تھا، یہ وہ رائٹ کی بیکورڈ اس کے پروپائلر چلنا شروع۔ اب یہ اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ بیسک ریزنز اس کا کیا تھا، کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جو آپ بیان نہیں کر پاتے ہیں، لیکن حادثہ تو حادثہ تھا۔ اب اس میں نہ پائلٹ کی غلطی تھی نہ کو پائلٹ کی غلطی تھی، یہ پراپرلی جہاز کا ایک ٹیکنیکل پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ آیا۔ میرا ایک مقصد بتانے کا ہے کہ یہ ٹیکنیکل حادثہ تھا، جہاز کا پرابلم تھا اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ سارے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اسی طرح ہمارا ایک پلین تھا A320، یہ زبردست لیٹسٹ پلین تھا اور میں اس میں خود بھی فلائی کر سکا ہوں۔ اس میں کیپٹن بڑے ہی نفیس بڑے زبردست کیپٹن تھے، سجاد گل صاحب، ان کے ساتھ میں نے فلائی کیا۔ یہ ناظرین لاہور سے فلائٹ اڑی کراچی کی،
ज़बरदस्त फ़्लाइट नॉर्मल फ़्लाइट जैसी होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें मेरे 2 बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे दोस्त भी अलाउ प्यारे हैं। उनके साथ मैंने अपनी जॉब में बहुत सारी फ़्लाइंग्स इकट्ठी की। वो दोनों इस फ़्लाइट पे थे। अनफॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं, उनकी ये तो कहूँगा कि उनकी मौत, कहते हैं मौत खींच के ले जाती है, तो वो लिखी हुई थी। और कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ बात की थी। दोनों बड़े अच्छे नफीस आदमी थे। नाज़रीन, ये कैप्टन बहुत ही नफीस थे और मैंने इनको अक्सर देखा है कि कॉकपिट के अंदर इनके पास एक छोटा सा कुरान मजीद होता है, कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। एक आदमी थे। इसका मेरी नज़र में इसके 2 रीज़न थे। एक आपका मेंटल मीन्स आप उस वक्त डिस्टर्ब थे, और दूसरा एटीसी की गलती। दोनों चीज़ें शामिल हुई और यह हादसा हुआ। नाज़रीन, इसमें यह था कि फ़्लाइट नॉर्मल फ़्लाइट थी, लाहौर से कराची के लिए जा रही थी। जैसे ये जहाज़ कराची की अप्रोच में आया तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि या तो कैप्टन किसी और सोच में थे। अब मैं बिहाइंड नहीं जाना चाहता कि वो क्या रीज़न्स थे, किस वजह से वो, लेकिन ये मेंटली डिस्टर्ब थे। और जो क्योंकि बेसिकली हम एयरलाइन से रिलेटेड है तो हमें पता था कि रीज़न्स क्या हुआ था, लेकिन मैं आपसे ये बयान करना चाहता हूँ कि 2 रीज़न्स थे, एक एटीसी और एक उनकी मेंटल डिसेबिलिटी सी कि वो परेशान थे। परेशानी में उन्होंने ये ख्याल ही नहीं किया कि मेरी अप्रोच आ गई है, मैं लैंड कर रहा हूँ। उन्होंने लैंडिंग गियर ही नहीं खोले, तो जहाज़ ने जब टच डाउन किया तो जहाज़ के दोनों इंजन्स रनवे को टकराते हुए वो ऊपर उसको दोबारा उठा के ले गए। जब उन्होंने जहाज़ को दोबारा से ऊपर उठाया तो उन्होंने एक आबादी के ऊपर से उस जहाज़ को राउंड दिया कि दोबारा अप्रोच बना के लैंड करूँगा। तब तक इंजन फारग हो चुके थे और वो लैंडिंग तक, उसकी अप्रोच तक पहुँच ही नहीं पाया। वो आबादी के ऊपर ही गिरे और वो सारे का सारा जहाज़ क्रैश हो गया। उसमें कोई 110 के करीब पैसेंजर्स थे, 99 के करीब आई थिंक 2 या 3 ही बचे थे, बाकी सब अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरा नंबर ये इसमें प्रॉब्लम थी कि जहाज़ अप्रोच बना रहा था, तो एटीसी ने उसको ये बताया ही नहीं कि तुम्हारे लैंडिंग गियर ही नहीं खोले, तुमने टायर्स ही नहीं अपने खोले। इंडिकेशंस भी आती हैं जहाज़ में, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे होगा। जब उसने अपने एटीसी ने उसको बताया और उन्होंने अप्रोच बना के लैंड करवा दिया, फिर जहाज़ उठाया गया, तो एटीसी की भी नाअहली इसमें बहुत ज़्यादा आती है कि उसने ना तो कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन की और ना कैप्टन ने उसके साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन की, और ये एक बहुत बड़ा हादसा हो। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक कोरियन एयरलाइन, अभी लेटेस्ट कोरियन एयरलाइन क्रैश की है, उसके भी लैंडिंग गियर्स नहीं, उसने भी अपनी रनवे के ऊपर अप्रोच बनाई है लैंडिंग गियर के बगैर, उसने बैली लैंडिंग कराई है, फिर जाकर वो हिट हुआ है और वो जहाज़ तबाह हो गया, वो सारे के सारे पैसेंजर्स अल्लाह को प्यारे हो। नाज़रीन, इसमें बताने का मकसद आपको ये है कि रीज़न्स क्या होते हैं। मेरी नज़र में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन एरर, इंसान की अपनी गलती, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स। मैंने 9-10 साल फ्लाइंग की है, मैंने जो सीखा है या देखा है वो ह्यूमन एरर है। मेरी लाइफ में भी 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हमारे एक दफ़ा हम लाहौर से कोयटा और कोयटा से दुबई जा रहे थे और मेरे जहाज़ के टायर्स ही नहीं, लैंडिंग गियर ही नहीं खुल रहे थे। तो उसको हमने फिर एटीसी से कांटेक्ट किया और उसको हमने 2-3 राउंड्स लिए और उसको बताया कि हम लैंडिंग गियर आउट करते हैं, इन करते हैं, आप हमें बताओ, ताकि जब हम दुबई में लैंड करें तो हमारे प्रॉपरली लैंडिंग गियर्स खुल जाएँ और वो लैंड करें। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। लेकिन नाज़रीन, हादसा तो हादसा होता है। नंबर 1 मैंने आपको कहा कि मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ह्यूमन एरर है, और उसके बाद आपका जो दूसरा बड़ा होता है वो जहाज़ की टेक्निकल प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है वो है वेदर भी बड़ा ख़तरनाक होता है। फिर आपका है फायर, ठीक है जी, फिर आपके एटीसी वगैरह, ये बाकी सारे हैं। तो नाज़रीन, मैं इस छोटे से व्लॉग में आपको यही बताना चाह रहा था कि हादसात हमेशा गलतियों की वजह से होते हैं। अगर आप वो गलतियां ना करें तो हादसा ही क्यों पेश आए। उसमें आपने एक दोस्त अपने पाकिस्तान के जो मैंने एयर क्रैश का जिक्र किया है, एक ATR और एक 320, वो भी बेसिकली किसी न किसी वजूहात की वजह से क्रैश हुआ, या जहाज़ में प्रॉब्लम था या ATC का पायलट से मिस कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये जो व्लॉग था ये क्रैश के रिलेटेड था। इसके रीजंस क्या थे, कॉजेज़ क्या थे, क्यों जहाज़ हादसे का बायस बनते हैं, और इसमें इतनी कीमती जानें अल्लाह को प्यारी हो जाए। तो नाज़रीन, मेरे इस छोटे से व्लॉग को
لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اچھے اچھے کمنٹس دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے اور زیادہ اچھے بنا کے پیش کروں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، آنے والے وقت کے لیے، آنے والے ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیں۔ ملک مجاہد علی، فلائی بوائے ہائی، اللہ حافظ۔